गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सिर्फ शशि कुमार सिंह। मैं आपको सिंपल पास्ट टेंस के विषय में पिछले वीडियो में कुछ बताया था। तो सिंपल पास्ट टेंस आपका जो टॉपिक चल रहा था, इसमें आपको सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस की पहचान बताई गई थी कि यदि हिंदी में कोई ट्रांसलेशन लिखा हुआ है तो हम उसको पहचाने कैसे कि आखिर यह हमारा किस टेंस में जाता है, यानी जो लिखा हुआ सेंटेंस है वह किस टेंस को बिलोंग करता है। तो पहचान बताई गई। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको दो रूल्स बताए गए, एक अफर्मेटिव का और दूसरा निगेटिव का, कि आपको किस वे पे ट्रांसलेशन करना है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले तो आप जो है सब्जेक्ट खोज लीजिए, वर्ब खोज लीजिए, ऑब्जेक्ट खोज लीजिए, अदर वर्ड खोज लीजिए। इसके बाद आप टेंस पहचान लीजिए और फिर जिस टेंस का वो ट्रांसलेशन होगा उस टेंस के बॉडी ऑफ द सेंटेंस अर्थात स्ट्रक्चर, ट्रांसलेशन करने का स्ट्रक्चर जो लिखाया जाता है कि कहाँ हमें सब्जेक्ट लिखना है, कहाँ वर्ब लिखना है, कहाँ ऑब्जेक्ट लिखना है, कहाँ अदर वर्ड लिखना है, ये सारी चीजें जब आप जान जाएंगे तो निश्चित रूप से ट्रांसलेशन आप कर पाएंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस में आपको अफर्मेटिव और निगेटिव का स्ट्रक्चर बता दिया गया था और इसके कुछ जो है एग्जाम्पल्स भी करा दिए गए थे। आज हम यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में क्या है। तो आज मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूं और वह नेक्स्ट पार्ट में आपका जो है अगला जो सेंटेंस है वह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अर्थात सिंपल पास्ट टेंस में आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन देखेंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन देखना है तो यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यह बताया गया कि ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यह दो प्रकार का होता है, जिसमें से एक यस या नो टाइप होता है जिसे हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कहते हैं, और दूसरा आपका इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप होता है जिसे हम WH टाइप कहते हैं। आपको यहां पर पहचान बताई गई थी कि जो यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव होता है उसका जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो ट्रांसलेशन आपका जिस भी टेंस में होता है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ या हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करते हैं। और यदि इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप है तो उसका प्रारंभ हम क्वेश्चन वर्ड से करते हैं। तो यहां पर हमारा टेंस कौन सा चल रहा है? सिंपल पास्ट टेंस चल रहा है। सिंपल पास्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? सिंपल पास्ट टेंस की सहायक क्रिया डिड होती है। तो चलिए यहां पर हम जो है इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अगर इसका हम पहला स्ट्रक्चर देखेंगे इंट्रोगेटिव का, तो इंट्रोगेटिव का जो पहला स्ट्रक्चर है वो आपका कह रहा है कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट का है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट का प्रारंभ कहां से होता है? हेल्पिंग वर्ब से। और सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। तो सबसे पहले आप डिड लिखेंगे। डिड के बाद आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आपका V1 होगा, V1 के बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड होगा। लास्ट में क्या होगा भाई? क्वेश्चन मार्क होगा। अब यहां पर आपका किसी भी वाक्य का प्रारंभ कहां से करना है? डिड से करना है। तो कैसा सेंटेंस होता है? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है। अब यहां पर डिड हम प्रारंभ, यानी जब हिंदी में कोई आपका ट्रांसलेशन लिखा होता है तो आप ध्यान दीजिए कि उस हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आया होगा। क्या आया होगा? क्या शब्द। यदि किसी हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द लगा हुआ है तो यह वाक्य हमारा कहां जाएगा? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में जाएगा। ऐसी स्थिति में हम ये जो पहला स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, इसके अनुसार बनाते हैं, हमारा ट्रांसलेशन बन जाता है। जैसे यहां पर हम जो है क्या कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्या एग्जाम्पल्स हमारे फॉलो हो रहे हैं। जैसे कह दिया जाए, क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा? क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा? ये आपका सेंटेंस लिखा है। सेंटेंस में आपको ट्रांसलेशन करना है। तो जब आपको ट्रांसलेशन करना है तो सबसे पहले तो आप जो है कोई भी ट्रांसलेशन लिखा हो उसका आप टेंस पहचानिए। जरा देखिए यहाँ क्या मिल रहा है। आ की मात्रा टेंस आपका कौन सा होगा? सिंपल पास्ट टेंस होगा।
टेंस आपको मिल गया, तो जो ट्रांसलेशन आप करेंगे कहाँ करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस में करेंगे। अब यहां पर देखिए वाक्य के प्रारंभ में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। तो जब यहां पर क्या है तो कहने का मतलब आपका कैसा सेंटेंस होगा? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होगा। अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का प्रारंभ कहां से होता है? हेल्पिंग वर्ब से होता है। तो जब हेल्पिंग वर्ब से होता है तो सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। और डिड यानी अब हम इस ट्रांसलेशन को इस नियम पर करें या इस स्ट्रक्चर पर करें तो ट्रांसलेशन बन जाएगा। एक एक चीज ढूंढते हुए तो बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? डिड लिख देंगे। डिड के बाद किसने? रमेश ने। सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट में यहां क्या लिख देंगे? रमेश लिख देंगे। रमेश ने क्या किया? पीटा। अब पीटना की अंग्रेजी क्या होती है? बीट होती है। तो बीट आपका फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, यहां पर बीट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? ऑब्जेक्ट किसको? उस लड़के को। और उस लड़के को मतलब लड़का कितना? एक। तो उसकी अंग्रेजी क्या होती है? दैट। और आगे क्या लिख देंगे? बॉय क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा डिड रमेश बीट दैट बॉय। मतलब क्या हुआ? क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है? क्या उस लड़के ने, क्या उस लड़के ने तुम्हारी कलम चुरा ली? क्या उस लड़के ने तुम्हारी कलम चुरा ली? अब ये आपका सेंटेंस आ गया। यहां पर देख रहे हैं वाक्य के प्रारंभ में क्या है? मतलब इंट्रोगेटिव फर्स्ट होगा। यहां पर ई की मात्रा आ गई, मतलब आपका सिंपल पास्ट टेंस में चला गया। अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, सिंपल पास्ट टेंस है। इसका ट्रांसलेशन करेंगे। जब वाक्य के प्रारंभ में है क्या लिखा है तो बिना कुछ सोचे समझे डिड लिख दिया जाएगा। किसने? उस लड़के ने। उस लड़के की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? दैट बॉय। यही आपका सब्जेक्ट है। क्या कर लिया? चुरा लिया। चुराना की अंग्रेजी स्टील होती है। और यहाँ पर डिड वाले, जहां डिड हेल्पिंग वर्ब होती है वहां पर V1 आता है। तो क्या लिख दिया? स्टील। क्या चुरा लिया? तुम्हारी कलम। और तुम्हारी कलम क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर ये आपका नाउन है। तो यहाँ तुम्हारी की अंग्रेजी क्या होगी? पॉजेसिव एडजेक्टिव। मतलब लिख दिया, क्या दिया जाएगा? योर पेन। यदि इस तरह से हम ट्रांसलेशन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा ट्रांसलेशन सही हो जाता है। ये आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो गया। आते हैं हम इंट्रोगेटिव सेकंड की ओर कि आखिर इंट्रोगेटिव सेकंड क्या कहता है। तो इंट्रोगेटिव सेकंड का सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर देख लें। तो दूसरा नंबर है आपका इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। अब यहां पर स्ट्रक्चर है तो इंट्रोगेटिव सेकंड का मतलब ये होता है जब कभी हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले वहां पर हम लिखते हैं उस वाक्य में आए हुए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। तो उस वाक्य में आए हुए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी अर्थात द इंग्लिश ऑफ द क्वेश्चन वर्ड, ये लिख लिया। इसके बाद आपका ट्रांसलेशन जिस टेंस में जाता है उस टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। तो यहां से हमारा पास्ट इंडिफिनिट या पास्ट सिंपल पास्ट चल रहा है, डिड लिख देंगे। डिड के बाद हमारा क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद V1 हो जाएगा। V1 के बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि क्वेश्चन मार्क ही इंट्रोगेटिव की मेन पहचान होती है। ये हो गया। अब यहां पर आपको फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप में अंतर जान लेना है कि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आया हो तो वह इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है। अब क्या को छोड़ करके कोई भी प्रश्नवाचक शब्द हो वह चाहे वाक्य के प्रारंभ में आया हो और चाहे वाक्य के बीच में आया हो वह इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप को ही फॉलो करेगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि आखिर एग्जाम्पल्स यहाँ क्या दिया हुआ है। जैसे कह दिया जाए तुम्हारे पिताजी कानपुर कब गए? तुम्हारे पिताजी कानपुर कब गए?
अब यहाँ पर देखिए कब आपका प्रश्नवाचक शब्द है, मतलब यहाँ स्ट्रक्चर पे आए द इंग्लिश ऑफ द क्वेश्चन वर्ड, यानी जो भी आपका क्वेश्चन वर्ड है वह क्वेश्चन वर्ड की सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, अंग्रेजी लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्हेन लिख देंगे। व्हेन के बाद आपका आना क्या चाहिए, डिड। यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, डिड। डिड के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कौन है, तुम्हारे पिताजी। तुम्हारे पिताजी की होती है क्या, योर फादर। उसके बाद V1 आएगा, और V1 मतलब आपका वर्ब मेन है, गए। और जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो होती है। तो ये आपका ट्रांसलेशन बन गया, व्हेन डिड योर फादर गो। और इसके बाद बचा क्या, कहाँ गए, कानपुर। और गो के बाद क्या लगाएंगे, टू। उसके बाद लिख देंगे कानपुर, क्योंकि जब हमारा को लक्ष्य निर्धारित होता है तो उस लक्ष्य से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसी के अकॉर्डिंग, सेकेंड टाइप के अकॉर्डिंग, या फिर सेकेंड टाइप का नेक्स्ट एग्जाम्पल्स क्या है। जैसे कह दिया जाए, तुमने मेरे लिए क्या किया। यहां पर आप देख रहे हैं ये भी आपका कहां पे आ रहा है, सेकेंड टाइप में, क्योंकि यहां क्या बीच में आया हुआ है। तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी क्या लिख देंगे, व्हाट। पास्ट इंडिफिनिट या सिंपल पास्ट है तो क्या लगा देंगे, डिड। कौन, तुमने मतलब सब्जेक्ट हो गया यू। अब करना की क्या होती है, डू। अब फर्स्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा, डू। व्हाट डिड यू डू, किसके लिए, मेरे लिए। लिए की अंग्रेजी क्या होती है, फॉर। और ऑब्जेक्ट यहाँ क्या आ जाएगा, मी। मतलब क्या बन जाएगा, व्हाट डिड यू डू फॉर मी। ये आपका हो गया। इसी तरह से हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं कि उन एग्जाम्पल्स में क्या दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप ही अभी चल रहा है। और यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है नोट पॉइंट में, कि यदि कोई सेंटेंस आपका प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक भी हो तो उसका ट्रांसलेशन करते समय सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाना चाहिए। जैसे कह दिया जाए, रीता ने कितना दूध पिया। रीता ने कितना दूध पिया, ये हो गया। अब यहां पर देखें तो क्या लिखा, कितना दूध। कितना आपका प्रश्नवाचक शब्द है, और जब कितना आपका प्रश्नवाचक शब्द है तो यहाँ के अकॉर्डिंग अब हम चलेंगे। तो जरा ध्यान दीजिए कि यदि कहीं पर कितना लिखा है तो इस कितना शब्द की अंग्रेजी होती है हाउ मच। और यह जो हाउ मच है यह एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, यह वाक्य में कभी अकेले नहीं आता है, इसके साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन से मतलब तात्पर्य यह है कि ऐसा नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते हैं वह हमारा अनकाउंटेबल होता है। तो यहाँ पर कितना आपका एडजेक्टिव की तरह कार्य किया, तो यहाँ पर नाउन कौन रखा है, दूध। और दूध हमारा क्या है, अनकाउंटेबल। तो क्या लिख देंगे, हाउ मच मिल्क। हाउ मच मिल्क, कितना दूध, ये हो गया। उसके बाद कौन या किसने, रीता ने। यहां पर सब्जेक्ट दिया है तो यहां पर आप क्या लगा देंगे, डिड। और डिड के बाद क्या लिख देंगे, रीता। और उसके बाद क्या किया, पिया। पीना की क्या होती है, ड्रिंक। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिख देंगे, हाउ मच मिल्क डिड रीता ड्रिंक। ये आपका हो गया एक सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का। आगे देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए, बच्चे ने कितने आम खाए। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि जैसे यहां पर कितना की अंग्रेजी हाउ मच थी, और हाउ मच किसकी तरह कार्य करता है, एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। अतः हाउ मच के बाद नाउन का आना आवश्यक है, लेकिन वह नाउन कैसा होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। इसी तरह कितने की अंग्रेजी या कितनी, कितने लिखा हो या फिर कितनी लिखा हो, उसकी अंग्रेजी होती है हाउ मेनी। और ये हाउ मेनी किसकी तरह कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। तो जब हाउ मेनी एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है तो इसके बगल में भी क्या आना चाहिए, नाउन। लेकिन इसके बगल में आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन का मतलब होता है कि जहां पर एक से अधिक की बात हो। जैसे ये मेरे हाथ में क्या है, मार्कर। कितने हैं, दो। तो ये कितने में जाएंगे, प्लूरल नंबर में जाएंगे, इनको गिन सकते हैं, अतः ये काउंटेबल हो जाएंगे। और
और मार्कर का प्लूरल क्या बनता है, मार्कर। अतः यह आपका कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन। तो कहने का मतलब यह है कि हाउ मेनी एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। अतः हाउ मेनी के बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, लेकिन वह आने वाला नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल नंबर में होना चाहिए। तो यहां पर देखिए प्लूरल नंबर में तो ये क्या लिखा है, मैंगो, तो यहां पर क्या लिख देंगे, मैंगोज। हाउ मेनी मैंगोज, इसके बाद किसने, बच्चे ने सब्जेक्ट यहां दिया है, तो यहां पर आप क्या लगा देंगे, डिड। हाउ मेनी मैंगोज डिड, बच्चे ने खाए, तो यहां बच्चे मतलब एक है, द चाइल्ड ईट। ये आपका ट्रांसलेशन हो गया इससे रिलेटेड। आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स क्या है। जैसे कह दिया जाए, उसने कौन सी पुस्तक पढ़ी, उसने कौन सी पुस्तक पढ़ी। ये आपका सेंटेंस आपके सामने आया। अब यहां पर क्या लिखा है, कौन सी आपका प्रश्नवाचक शब्द है। और जब कौन सी आपका प्रश्नवाचक शब्द है तो सबसे पहली बात तो यह आ जाती है कि कौन सी की अंग्रेजी क्या होती है। तो यह एक प्रश्नवाचक शब्द है और कौन सी की अंग्रेजी क्या होती है। तो आप ध्यान दीजिए कि चाहे कौन सा लिखा हो या फिर कौन सी लिखा हो, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, विच होती है। क्या होती है, विच होती है। अब ये जो विच है यह दो तरह से कार्य करता है। ये कहीं पर प्रोनाउन की तरह कार्य करता है तो कहीं पर एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। तो अब आपको यह देखना है कि यह किस वाक्य में प्रोनाउन की तरह कार्य करता है और किस वाक्य में एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। तो इसमें बहुत कॉमन सी बात है कि अगर कौन सा कौन सी के बाद कोई आपको क्या दिख जाए, नाउन, तो कौन सी की अंग्रेजी विच होगी। अतः विच किसकी तरह कार्य करेगा, एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा। तो जब विच एडजेक्टिव बन गया तो इसके बगल में क्या रख दिया जाएगा, नाउन रख दिया जाएगा। और यहां नाउन क्या है, बुक। विच बुक, कौन सी पुस्तक। अब यहां पर देखें, किसने, उसने। और जब उसने लिखा है तो उसने सब्जेक्ट आपका हो गया। तो यहां पर आपका सबसे पहले यहां लगा देंगे डिड, और डिड के बाद यहां पर पढ़ी, अर्थात उसने की हमने क्या लगा सकते हैं, सी। विच बुक डिड सी, अब क्या किया, पढ़ा। पढ़ना की होती है रीड, और जहां पर हेल्पिंग वर्ब डिड हो वहां पर हमेशा V1 आती है। ये हो गया। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ा सा और। जैसे यहां पर कह दिया जाए, उसने किसका कलम इस्तेमाल किया, उसने किसका कलम इस्तेमाल किया। यह आपके सामने सेंटेंस आया। अब यहां पर प्रश्नवाचक शब्द क्या है, किसका। अब बात यह आती है कि आखिर किसका शब्द की मीनिंग क्या होगी, अंग्रेजी क्या होगी। तो किसका मतलब होता है हुज। क्या होता है भाई, हुज होता है। अब ध्यान दीजिए कि यह जो हुज है यह भी नाउन की तरह है, यह भी एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। अर्थात यह किसी वाक्य में प्रोनाउन की तरह कार्य करता है तो किसी वाक्य में एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। तो इसमें यही चीज देखना है कि यदि किसी वाक्य में किसका या किसकी लिखा हो तो उसके बगल में क्या रखा हो, नाउन रखा हो, तो वह नाउन अगर है तो हुज किसकी तरह कार्य करेगा, एडजेक्टिव की तरह है। और यदि नाउन नहीं आया है तो किसकी तरह कार्य करेगा, प्रोनाउन की तरह है। तो अब हमें यह देखना है कि यहाँ पर बुक यानी रखा हुआ है कलम, और कलम हमारा नाउन है। तो यहाँ पर ये जो किसका है अर्थात इसकी मीनिंग जो हुज है यह किसकी तरह कार्य करेगी, एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगी। तो यहाँ पर लिख देंगे हुज पेन। किसने, उसने आपको मिल गया सब्जेक्ट, मतलब इंट्रोगेटिव सेकंड में ही जा रहा, डिड लगा देंगे। डिड के बाद क्या लिख दिया, ही। क्या किया, इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करना की क्या होती है, यूज होती है। क्या होती है भाई, यूज होती है। तो V1 में तो हम यूज ही लिखेंगे ना, क्योंकि यूज यूज्ड यूज्ड होता है। तो यहां पर ये आपका ट्रांसलेशन बन गया, उसने किसका कलम इस्तेमाल किया, हुज पेन डिड ही यूज। ये हो गया। इसके बाद एक ट्रांसलेशन कह दिया जाए, जैसे कह दिया जाए मेरी
पुस्तक किसने चुरा ली? मेरी पुस्तक किसने चुरा ली, ये आपका है। यहां पर सबसे पहले हम ढूंढें कि हमारा प्रश्नवाचक शब्द क्या है। तो जरा देखते हैं प्रश्नवाचक शब्द यहां पर क्या है, किसने। अब हमें यह देखना कि किसने की अंग्रेजी क्या होती है। तो मैंने आपको वाक्य के प्रारंभ में ही बताया था कि यदि आपको क्या निकालना हो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हम खोजते किससे हैं, या तो कौन से खोजते हैं या तो किसने से खोजते हैं, और इसकी अंग्रेजी क्या होती है, हु। तो आपको किसने की अंग्रेजी मिल गई भाई। किसने की अंग्रेजी क्या होती है, हु होती है। तो सबसे पहले हम वाक्य के प्रारंभ में क्या लिख देंगे, हु। लेकिन बताइए कि ये कौन या किसने, अर्थात हु से प्रश्न करने पर हमें जवाब में क्या मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है, हमें आंसर तो यही प्राप्त होता है। लेकिन यदि हम हु से प्रश्न करें और हमें बार बार वही शब्द अर्थात हु अर्थात कौन या किसने बार बार मिलता रहे, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है कि हम हु को ही क्या मान लेते हैं, सब्जेक्ट। क्योंकि सब्जेक्ट खोजने के लिए हम इससे प्रश्न करते हैं, और जब हमें कोई चीज जवाब में नहीं मिलती है तो हम उसी शब्द को सब्जेक्ट मान लेते हैं। तो यहां पर ये क्या बन गया, आपका सब्जेक्ट बन गया। और जब ये सब्जेक्ट बन गया तो यहां पर यह एक क्वेश्चन वर्ड है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है। सेंटेंस कैसा होगा, इंट्रोगेटिव होगा। लेकिन ऐसे वाक्यों से थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये ऐसे वाक्य जो है क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो ऐसे वाक्यों से जरा बचिए। और यहां पर देखिए कि हु एक प्रश्नवाचक शब्द है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है, सेंटेंस आपका कैसा होगा, इंट्रोगेटिव होगा। लेकिन ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन हमेशा असर्टिव में किया जाता है, अर्थात भाव के अनुसार, या तो हम अफर्मेटिव में करते हैं या फिर निगेटिव में करते हैं। अब यहां पर देख लीजिए, इसका भाव सकारात्मक है, और जब इसका भाव सकारात्मक है तो यहां पर ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद पास्ट इंडिफिनिट या सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव वाले में चले जाइए, वहां पर आपका लिखा होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये लिखा होगा। और जब ये लिखा है तो आपने हु को क्या मान लिया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, V2। और चुरा ली अर्थात चुराना की अंग्रेजी क्या होती है, स्टील। और स्टील का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, स्टोल। हु स्टोल, किसने चुरा ली क्या, मेरी पुस्तक। और मेरी पुस्तक की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, माई बुक। शुरू में क्वेश्चन वर्ड है, सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, लेकिन है क्या, क्वेश्चन वर्ड है। अतः वाक्य के अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से यह आपका जो है सिंपल पास्ट टेंस का पार्ट सेकेंड फिनिश हुआ है। अब यहां पर यदि आप जो को कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं, मैं कुछ जो है ट्रांसलेशन देता हूं, और उन्हें जो है आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में या फिर विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर डालें। तो कुछ मैं आपको एक्सरसाइज देता हूं जिनका ट्रांसलेशन करके आपको भेजना है। तो चलिए देख लेते हैं। HW में आपको HW दिया जा रहा है, और ये है क्या, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में आपको ट्रांसलेशन करना है। अब यहां पर मैं सिंपल पास्ट के दे रहा हूं, आपको मैं जितने भी सेंटेंस यहां दूंगा उनको हर तरह से आपको ट्रांसलेशन करना है। जैसे यहां पर कह सकते हैं, मैंने अपना गृह कार्य किया था, ये हो गया। जैसे कह दिया जाए, माली ने फूल तोड़े थे, ये हो गया। तीसरा नंबर है आपका, मेरी पुस्तक किसने फाड़ डाली, मेरी पुस्तक किसने फाड़ डाली।
कुत्ते ने उस बूढ़े आदमी को काट लिया। ये 4 सेंटेंस हैं। इनमें से एक तो ये जो आपका थर्ड नंबर है यह केवल इंट्रोगेटिव में ही बनेगा, तो इसको आप इसका तो केवल आप इंट्रोगेटिव ही बनाएंगे। लेकिन जो आपका पहला, दूसरा और चौथा है, इन यहाँ पर ये अफर्मेटिव में लिखे हैं, सकारात्मक भाव दे रहे हैं, तो इनका आप जो है अफर्मेटिव में, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में ट्रांसलेट करके भेजेंगे और देखते हैं कि आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आपको और अधिक वीडियो की जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।